नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। इंडियन ट्रेडिशंस या फिर इंडियन कल्चर की जब आप बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? इंडियन कल्चर या फिर इंडियन ट्रेडिशंस की बात करें, जो कुछ भी आता है आपके दिमाग में उसकी शुरुआत वैदिक पीरियड से हुई थी। ठीक है, वैदिक पीरियड से पहले एक और सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई ख़ास असर, कोई इम्पैक्ट आज के इंडिया के कल्चर में नहीं है। आज के इंडिया का जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसमें नहीं है। देखिए, इंडस वैली वाले कौन सी भाषा बोलते थे हमें नहीं पता। उनके स्क्रिप्ट क्या थे, वो क्या लिखते थे, हम उसको पढ़ नहीं सकते। उनके रिलीजन के बारे में हमें नहीं पता, क्या वो रिलीजियस थे या फिर सेक्युलर थे। उनके समाज की व्यवस्था के बारे में भी हमें नहीं पता, कास्ट सिस्टम था नहीं था। उनके राज्य व्यवस्था के बारे में भी हमें नहीं पता कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी या फिर ओलिगार्की थे, मतलब छोटे छोटे राजा थे, या फिर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कोई बड़ा राजा बीच में था और बाकी सारे उसके सब्जेक्ट्स थे, उसकी प्रजा थी। हमें ये भी नहीं पता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पता है उसका इम्पैक्ट हमारे आज के सिविलाइजेशन में कुछ नहीं है, आज के हमारे इंडिया के कल्चर में कुछ नहीं है। इंडिया का जो आज का कल्चर है, अगर कल्चरल हिस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो उसकी शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से। तो ये एक वीडियो सीरीज़ होगा, इसमें और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम कुछ अच्छे, कुछ फैसिनेटिंग क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जैसे कि वैदिक पीरियड का असर आज के इंडिया में क्या है। वैदिक पीरियड को लाने वाले इंडिया में आर्यंस थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ें थी, वो अपने साथ क्या लेकर आए थे कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा डोमिनेट कर पाए, फैल पाए। और आज भी आर्यन रेस इंडिया में मौजूद है। हम और आप, अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया से हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आप आर्यन रेस के ही एक मेंबर हैं, उसी के वंशज हैं। हाँ, साउथ में जो साउथ इंडियंस हैं वो द्रविडियंस हैं। नॉर्थ ईस्ट के अगर आप देखें तो ट्राइबल्स हैं, वो आर्यन रेस के नहीं हैं। और कुछ इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में इधर उधर जो आर्यन रेस के नहीं हैं। पर मेजॉरिटी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भले ही वो इंडिया के हो या फिर पाकिस्तान के हो, वो आर्यन रेस के ही हैं। तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से आर्यंस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए और उससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो भले ही उन्होंने बड़े बड़े सिटीज़ बना लिए हों, अर्बनाइजेशन उन्होंने कर लिया हो, पर एक टाइम के बाद वो फेल हो गए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। वहीं आर्यंस पूरे सबकॉन्टिनेंट में डोमिनेट कर पाए। और एक चीज़ हम इसमें समझेंगे कि महाभारत की लड़ाई एक्चुअली में कब हुई, कहाँ पे हुई और किन के बीच में हुई। ओके, तो अब समझते हैं वैदिक पीरियड का आज के सोसाइटी में, आज के इंडियन कल्चर में क्या असर है। देखिए, वैदिक पीरियड वैदिक रिलीजन साथ में लेकर आया था। उनके अपने ट्रेडिशंस थे, उनकी अपनी भाषा थी। वही चीज़ इंडिया का भी कल्चर बन गया। आज इंडिया में मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म की शुरुआत भी वैदिक पीरियड से ही हुई थी। हालांकि हिंदुइज़्म थोड़े साल बाद, थोड़े सेंचुरीज बाद वो इवॉल्व होता गया, वो अपनी शक्ल चेंज करता गया, उसमें नई नई धारणाएं, नए नए विचार आते गए। पर इसकी शुरुआत वैदिक रिलीजन से ही हुई थी। इंडिया का लैंग्वेज, आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, और भी इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भोजपुरी है, वो मैथिली है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, ये सारे लैंग्वेजेस संस्कृत से उपजे हैं। और जो क्लासिकल संस्कृत है वैदिक संस्कृत से आया है। वैदिक संस्कृत से प्राकृत और पाली जैसी भाषाएं भी आई हैं। तो भारत को अपनी भाषाएं मिली वैदिक पीरियड से, आर्यन से। भारत को अपना मेजॉरिटी रिलीजन मिला। भारत को अपना कल्चर वैदिक पीरियड से मिला। यहाँ तक कि भारत को अपना नाम भी वैदिक पीरियड से मिलता है। वैदिक पीरियड में जो सबसे बड़ा ट्राइब था, जो सबसे बड़ा कबीला था, उसका नाम था भारत।
उसी से भारत को अपना नाम मिलता है। आई होप आपको समझ में आया कि वैदिक पीरियड का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है हमारे आज के इंडिया में। वैदिक पीरियड को समझने के लिए आपको इंडिया का जो कल्चरल हिस्ट्री है, जो कल्चरल टाइमलाइन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक 4000 साल का एक टाइमलाइन है। यहाँ पे अभी हम हैं 2020 में। अगर आप 1000 साल पहले जाएं तो 1000 AD, और 1000 साल पहले जाएं तो 1 AD, और 1000 साल पहले जाएं तो 1000 BC, और 1000 साल पहले जाएं तो 2000 BC। तो टोटल 4000 सालों का ये एक टाइमलाइन है। AD और BC के बारे में आपको पता होगा। AD का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, इसलिए इसको ईयर ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो इसको AD कहते हैं, इन सालों को AD कहते हैं। और जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो इसको CE कहते हैं, कॉमन एरा। आपने बुक में भी लिखा हुआ देखा होगा AD और CE। AD क्रिश्चियंस यूज करते हैं, CE कॉमन एरा नॉन क्रिश्चियंस यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर आप AD के पहले देखें तो BC भी क्रिश्चियंस यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और जो नॉन क्रिश्चियंस होते हैं वो यूज करते हैं BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये है 4000 साल का एक टाइमलाइन। देखिए, अगर आप 4000 साल पहले देखें 2000 BC, उसके आप सिर्फ 100 साल आगे चले जाएं तो आएगा 1900 BC। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था इंडिया की हिस्ट्री के लिए। अगर आपने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा उसके 3 स्टेजेस थे, अर्ली, मैच्योर और लेट। अर्ली हड़प्पन स्टेज बोलते थे, मैच्योर हड़प्पन स्टेज बोलते थे, और लेट हड़प्पन स्टेज बोलते थे। जो मैच्योर हड़प्पन स्टेज था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड था। वहाँ पे बड़ी बड़ी शहर बने, बड़े बिल्डिंग्स बने। ये जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ के सिटाडेल्स, वहाँ का ग्रेट बाथ और ये सब सारी जो चीज़ें हमें मिलती है, जो उनका रिच अर्बन कल्चर दिखाता था, ये मैच्योर हड़प्पन स्टेज का सब आर्टिफैक्ट है। मैच्योर हड़प्पन साइट का सब ये एग्जाम्पल है। मैच्योर हड़प्पन स्टेज जो वो पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है 1900 BC में। एग्जैक्ट 1900 BC में मैच्योर हड़प्पन स्टेज ख़त्म होके लेट हड़प्पन स्टेज शुरू हो जाता है। लेट हड़प्पन स्टेज में जो अर्बनाइजेशन था, जो लोग एक साथ इकट्ठे शहरों में रहते थे, वो अब दूर दूर जाने लगे, शहरों को छोड़ने लगे, छोड़ के वो दूर दूर सेटल होने लगे, वो गांवों में सेटल होने लगे, रूरलाइजेशन होने लग गया। जो इतना महान एक शहरों वाला कल्चर था वो धीरे धीरे गांव बनने लग गया, रूरलाइजेशन हो गया। और ये वही टाइम है 1900 BC जब आर्यंस इंडिया में दाखिल होते हैं। आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्यंस के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि वो कहाँ से आए थे, वो एग्जैक्टली कौन लोग थे और क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ थी। पर आर्यंस आप जान लीजिए वो सेंट्रल एशिया से आए थे। पाकिस्तान का जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, वहाँ पे खैबर पास है, बोलान पास है, उन पासेस से होते हुए आर्यंस इंडिया में घुसे थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि आप 1900 BC को एक सुबह उठे और देखे जत्थे के जत्थे आर्यंस चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। आर्यंस जो थे वो ट्राइबल लोग थे, छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे। एक सीरियल आता है, टर्किश सीरियल एर्तुगरुल गाजी बोल के, तो उसमें सेंट्रल एशियन ट्राइब्स को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, कैसे छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी अपनी मिलिशियाज होती है, उनका पूरा सिस्टम उन्होंने दिखाया है। तो आर्यंस भी बहुत कुछ वैसे ही ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे और छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में एंटर होने लग गए थे 1900 BC से। ये ट्राइबल ग्रुप्स का जो भीड़ होता था, एक ट्राइब में हो सकता है 500 लोग हो, 800 लोग हो, 1000 लोग हो, एक एक दो दो ट्राइब धीरे 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 वो इंडिया में घुसते चले गए। अच्छा, 1900 BC में आर्यंस आना चालू हुए, मगर वैदिक पीरियड की स्टार्ट जो ऑफिशियली आप बुक में पढ़ोगे कि वैदिक पीरियड शुरू हुआ था 1500 BC में और चला था 600 BC। तो वैदिक पीरियड जो हम पूरा सीरीज में समझेंगे वो बेसिकली सिर्फ इतना होगा, पूरे टाइमलाइन का इतना, 1500 BC से 600 BC तक।
तो शुरुआत आर्यंस जब घुसने लग गए थे 1900 बीसी से, तो शुरुआत 1500 बीसी क्यों बताया जाता है? देखिए इसको ऐसे समझिए कि 1900 बीसी में भले ही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो मैच्योर से लेट में घुस गए, मगर फिर भी हड़प्पा मोहनजोदारो के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर आप इसको एक पलड़े की तरह देखो, बीम बैलेंस की तरह देखो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बहुत ज़्यादा थे, उनका पलड़ा भारी था, और आर्यंस ना के बराबर थे, सिर्फ घुस रहे थे। आर्यंस धीरे 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 घुसते गए और उनको 400 साल लगा इंडिया का डोमिनेंट सिविलाइजेशन होने में। तो ये पलड़ा इस तरफ झुकने में, आर्यंस की तरफ झुकने में 400 साल लग गए। 1900 से घुसना चालू हुए, 400 साल तक घुसते चले गए। 1500 बीसी में फाइनली जाके इंडिया का जो डोमिनेंट कल्चर था, डोमिनेंट सिविलाइजेशन था, वो आर्यन सिविलाइजेशन बन गया, आर्यन कल्चर बन गया। और हड़प्पा मोहनजोदारो का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो माइनॉरिटी बन गया, उनका पलड़ा हल्का हो गया। तो ऑफिशियली इस वजह से वैदिक पीरियड की शुरुआत दिखाई जाती है 1500 बीसी से। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे आपको बताया कि आर्यंस जो थे वो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे। वो इंडिया में घुसे भी ट्राइबल फॉर्म में, और जो इंडिया में सेटल भी हुए तो छोटे छोटे ट्राइब्स के फॉर्म में, एक ट्राइब इधर, एक ट्राइब इधर, एक ट्राइब उधर, इस तरीके से। इनमें से जो सबसे बड़ा ट्राइब था, उस ट्राइब का नाम था भारत, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। भारत ट्राइब 10 अलग अलग और ट्राइबल ग्रुप से, ट्राइबल किंग से, जो राजा थे दूसरे ट्राइब्स के, उनके साथ लड़ाई कर लेता है। इस लड़ाई का वर्णन ऋग्वेद में बहुत अच्छे से किया गया है। इसको कहते हैं दशारजना युद्ध, द वॉर ऑफ 10 किंग्स। यहाँ पे भारत ट्राइब बाकी दूसरे ट्राइब्स को हरा के एक बहुत बड़ा सा एरिया कैप्चर कर लेता है। ट्राइबल्स का क्या होता है कि वो एक छोटे से एरिया में बैठते हैं और वही एरिया उनके कब्जे में होता है। वो कभी बहुत बड़े एरिया पे राज नहीं करते। बड़े एरिया पे राज करेंगे तो राजा बन जाएंगे, कोई एम्पायर, कोई किंगडम खड़ा कर देंगे, वरना ट्राइबल्स छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स में होते हैं। भारत ट्राइब ने पहली बार ये किया कि उसने बाकी ट्राइब्स को हरा के उनका एरिया हथिया लिया, उनका एरिया अपने अंदर कर लिया और खुद एक बहुत बड़े एरिया के मालिक बन गए। वो एरिया इतना बड़ा था कि पहली बार भारत में एक किंगडम की स्थापना हुई। ये भारत ट्राइब का ही किंगडम था, जो हिंदुस्तान का, जो इंडिया का पहला किंगडम बना। इसको कहते हैं कुरु किंगडम, कुरु राजवंश। ये जो कुरु राजवंश था, इनका जो पूरा एरिया अगर आप देखें तो इंदस का जो पूरा ट्रिब्यूटरी सिस्टम है ना, इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये जो 6 नदियाँ थी, और उस वक्त कहते हैं सरस्वती भी बहती थी, तो इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता था, 7 नदियों वाला देश। इस पर ये राज करते थे, जिसमें आज का पूरा पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस आ जाएगा, इंडिया का पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। और इस जगह पे, और जिस जगह पे ये लोग राज करते थे, जो कैपिटल था उनका, उसका नाम बाद में जाके कुरुक्षेत्र पड़ा। मतलब कुरु लोगों का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, 2 वर्ड्स हैं इसमें। तो आज का जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरु राजवंश का कैपिटल हुआ करता था। तो ये था भारत का पहला किंगडम। महाभारत की बात मैंने आपसे की थी। महाभारत एक काव्य है जिसको वेद व्यास ने लिखा था, बहुत बाद में लिखा था। टाइमलाइन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस एरिया में 200 बीसी से 200 एडी तक के बीच के टाइमलाइन में महाभारत की रचना की गई थी। मगर ये जो घटना थी ये 1400 बीसी का था। ऋग्वेद में दशारजना युद्ध का बहुत अच्छा वर्णन है। इसमें एक राजा 10 अलग अलग राजाओं से लड़ता है और अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इसी लड़ाई को एक कोर मान के, एक न्यूक्लियस मान के महाभारत के ऑथर्स ने उसके चारों तरफ एक स्टोरी बुनी, एक स्टोरी बनाई उन्होंने, ठीक है, जिसको महाभारत के नाम से हम जानते हैं, महाभारत महाकाव्य के नाम से हम जानते हैं। पर जो एक्चुअल लड़ाई हुई थी, जो हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो वो दशारजना युद्ध को ही महाभारत की स्टोरी बनाते हैं। दशारजना युद्ध ही एक्चुअली महाभारत की स्टोरी है, जो कि 1400 बीसी में हुआ था और कुरुक्षेत्र के एरिया में ही हुआ था। अगर आप महाभारत के कैरेक्टर्स को भी देखें तो कौरव है, पांडव है, वो भी
कहते हैं कि वो कुरु राजवंश के मेंबर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में कुरु किंगडम और भारत जो ट्राइब था उन्हीं की बात की जा रही है पूरे महाभारत के स्टोरी में। तो 1400 बीसी में कुरु किंगडम की स्थापना होती है, पहली बार इंडिया में एक किंगडम बनता है। अब देखते हैं 1200 बीसी भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इंडिया के पूरे कल्चरल हिस्ट्री में। क्यों है ये देखते हैं। देखिए, जब आपका बिजनेस छोटा होता है, कोई छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं ना आप, तो आप ज़्यादा पेपर वर्क्स पे ध्यान नहीं देते, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पे ध्यान नहीं देते। आप चलो हाँ, विश्वास पे आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है पैसे का, आप कैश पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, दुकान की ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब आप ज़्यादा एसेट्स खरीद लेते हो, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशंस लेनी होती है, लाइसेंसेस लेनी होती हैं, चीज़ें बहुत फॉर्मल सी हो जाती हैं। ठीक है, लीगल टाइप की हो जाती हैं। उसी तरीके से जब ये ट्राइबल्स इंडिया में आए थे, आर्यन ट्राइबल्स, इनका जो कल्चर था, इनका जो रिलीजन था, इनका जो समाज का जो व्यवस्था था, जो राज्य व्यवस्था था, ये सारी चीज़ें ओरल चलती थी, मुंह जुबानी चलती थी। ठीक है, किसी को ज़्यादा लिखा पढ़ी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर जब कुरु किंगडम बना, बहुत बड़ा सा एक किंगडम बन गया, तब यहाँ के जो राजा थे, दो बड़े इंपॉर्टेंट राजा हैं कुरु किंगडम के, एक का नाम है परीक्षित और एक का जन्मजया। तो ये जो किंगडम है, इनके जो राजा थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लिख के डॉक्यूमेंटेशन करके क्यों ना एक बुक की तरह इसको बनाया जाए। जैसे भारत को चलाता है भारत का संविधान, उसी तरीके से इन्होंने भी कोशिश किया कि सारे अपने ट्रेडिशंस को, सारे अपनी रिचुअल्स, धर्म, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों को एक किताब में इनको लिख के कंपाइल किया जाए। तो ये इन्होंने किया। 1400 बीसी में इनका किंगडम शुरू होता है और 1200 बीसी में जाके इनका वो बुक कंपाइल होता है पूरी तरीके से, जिसमें इनके सारे व्यवस्था सब कुछ लिखा हुआ था। उस बुक का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद को कंपाइल करने वाले कुरु किंगडम वाले ही थे, क्योंकि अब इनका एम्पायर किंगडम बड़ा हो गया था, इनको रिटन चीज़ें चाहिए थी। अब उतना लीनियंट तरीके से काम नहीं चलेगा, स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए रिटन लॉज, रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे। तो ये 1200 बीसी एक मेजर लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ऋग्वेद पहली बार कंपाइल हुआ, लिख के तैयार हुआ। बाद में इसमें और भी एडिशंस की गई। ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं है, इसमें 10 किताब होते हैं, 10 मंडला कहते हैं इसको। फिर वेदों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर वेदों के, इसमें ब्राह्मण होता है, इसमें अरण्यक होता है, संहिता होता है, उपनिषद होता है। बेसिकली ये 4 पार्ट्स होते हैं। उपनिषद सबसे आखिर में आए। तो भले ही 1200 बीसी में ऋग्वेद बन के तैयार हुआ हो, पर इसमें एडिशंस हमेशा होते रहे। उपनिषद तो बहुत बाद में, उपनिषद तो ऐसे उपनिषद भी हैं जो 200 बीसी में ऐड किए गए, तो उपनिषद तो बहुत बाद में भी ऐड किए गए। बट फर्स्ट टाइम कंपाइल ऋग्वेद को किया गया 1200 बीसी में। उसके बाद रिलीजन अपने हिसाब से चलता रहा, कल्चर अपने हिसाब से चलता रहा। जो वैदिक ट्रेडिशंस थे वो और ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए, सैक्रिफाइसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, यज्ञों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। आप जितना पैसा खर्च करो, आप जितना इसमें टाइम लगाओ, एफर्ट लगाओ, आप उतने महान हो जाओगे। रिचुअल्स आपके सही होने चाहिए। सिस्टम में जो ब्राह्मण क्लास था उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। पैसा क्षत्रियों के पास था तो उनका भी डोमिनेंस बढ़ने लग गया। और 2 कास्ट जैसे वैश्य और शूद्र, इनका जो वैल्यू था समाज में वो घटने लगा बहुत ज़्यादा। तो जब समाज में ऐसी अशांति फैलती है, इम्बैलेंस होता है, समाज थोड़ी देर तक उसको सहता है, बाद में फिर एक ऑल्टरनेटिव निकल के आता है। वो वायलेंट होता है, नॉन वायलेंट होता है, पर एक रिफॉर्म मूवमेंट चालू होता है। हमेशा इसको इतिहास में देखा गया है। तो जब 1200 बीसी में ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, फाइनली 600 बीसी में जाके एक रिफॉर्म मूवमेंट चालू होता है। इसका नाम है श्रमण मूवमेंट। इसी श्रमण मूवमेंट का नतीजा है कि जैनिज़्म निकला, बुद्धिज़्म निकला और भी
अलग अलग विचारधारणाएं जैसे आजीविक है, चार्वक है, ये सारे श्रमण मूवमेंट से निकले। ये बेसिकली नास्तिक परंपराएं हैं, ये भगवान में उतना विश्वास नहीं करते, ये अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं, अच्छे कंडक्ट में विश्वास रखते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। एलैबोरेटेड जो रिचुअल्स थे, जो यज्ञ करना है, जो इतना पैसा खर्च करना है, इतने बड़े सैक्रिफाइसेस करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी। श्रमण मूवमेंट इसलिए भी आया क्योंकि कास्ट सिस्टम से भी बहुत लोग परेशान हो गए थे, स्पेशली लोअर कास्ट के लोग। तो जैसे वैश्य लोग हैं, वैश्य जो ट्रेडर्स हैं, बनिया हैं, वो उन लोगों ने श्रमण मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जैन जो रिलीजन है उसको वैश्य लोगों का, ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इसलिए आप देखोगे, आज भी आप देखोगे जो जैन लोग हैं ज़्यादातर आपको ट्रेडर्स मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे जो जैन रिलीजन फॉलो करते हैं। तो श्रमण मूवमेंट एक मेजर माइलस्टोन है हमारे कल्चरल हिस्ट्री का। और जब श्रमण मूवमेंट हुआ तो जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म था, जो वैदिक रिलीजन वाले लोग थे, उनको भी लगने लगा कि हाँ यार बहुत गलती तो हो रहा है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराने की बात करते हैं, पर हम फिलोसॉफिकल चीज़ें भूल जा रहे हैं। तो जो मेन स्ट्रीम वैदिक रिलीजन था वो भी फिलोसफी की तरफ जाने लगा। वहाँ पे भी अब वेदों का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाने लगा। वेदों के स्पेशली जो पहले 3 पार्ट थे, ब्राह्मणा, आरण्यक और संहिता, ये जो रिचुअलिस्टिक पार्ट थे, इनके वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। और जो उपनिषद है, जो फिलोसॉफिकल टीचिंग्स की पार्ट है, उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा इस मूवमेंट के बाद से। उसके बाद एक मेजर रिफॉर्म, एक मेजर चेंज आता है मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में। वो आता है 200 BC में, दैट इज आज से 2200 साल पहले। इसको कहते हैं पुराणिक पीरियड। ये था वैदिक पीरियड। वैदिक हिंदुइज्म से अब हम पुराणिक हिंदुइज्म की तरफ जा रहे थे। ये वो टाइम था जब वेदों का इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। वेदों के जगह उपनिषद आ गए थे और नए टाइप की किताबें आ रही थी, जैसे कि पुराण। आपने पुराण का नाम सुना होगा। जितनी भी भगवानों की हम कहानियाँ सुनते हैं, है ना, वो सब पुराणों से आए हैं। जैसे अभी रिसेंटली दशहरा गया, तो दुर्गा पूजा का जो स्टोरी है, दुर्गा माता का जो स्टोरी है कि महिषासुर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको हराने के लिए देवता अपना पावर कंबाइन करके गॉडेस दुर्गा को बनाते हैं और वो फाइनली हराती है महिषासुर को। तो ये स्टोरी आती है देवी भागवत पुराण से। फिर विष्णु के जो अवतारों की स्टोरीज़ हैं, ये आते हैं विष्णु पुराण से। गणेश का जो स्टोरी है कि किस तरीके से शिवजी ने गणेश का गला काट दिया और फिर हाथी का सर लगाना पड़ा, ये स्टोरी आता है गणेश पुराण से। तो जितनी भी भगवानों की स्टोरीज़ हैं वो आते हैं पुराणों से। ये वही टाइम था 200 BC जब महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की भी रचना हुई। ठीक है, तो ये पूरा जो एरा था, ये भगवान के कहानियों वाला एरा था। और ये रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वेदों में क्या लिखा है, जो संस्कृत था, वैदिक संस्कृत, वो मासेस तक नहीं पहुंच पाता था, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था वेदों का ज्ञान। पर पुराणिक स्टोरीज़ जब कहानियों के माध्यम में चीज़ों को बताई जाने लगी, रिलीजन को कहानियों के माध्यम से डिज़ाइन किया जाने लगा, तो आम आदमी बहुत अच्छे से इसको समझ पाया, हिंदुइज्म को समझ पाया। तो हिंदुइज्म को एक तरीके से रिवाइवल मिला, बूस्ट मिला पुराणों के वजह से। क्योंकि ये स्टोरीज आज भी आप रूरल एरिया या फिर फोक की कहानियों में जाओगे तो आपको ये सब कहानियाँ मिलेंगी। जितनी भी इंडिया की क्लासिकल डांसेस हैं वहाँ पे पुराणिक स्टोरीज को ही उन डांस फॉर्म में दिखाया जाता है। वेदों के स्टोरीज को कोई नहीं जानता, वेदों के बारे में कोई, वेदों के ज्ञान के बारे में कोई किसी को नहीं पता, वो कॉमन डिस्कोर्स में नहीं है। पर पुराण की स्टोरी बच्चे बच्चे को पता है आज भी। और ये वो भी टाइम है कि बुद्धिज़्म भी चेंज हो जाता है। बुद्धिज़्म जब पहले पहले आया था तब थेरावादिन बुद्धिज़्म था, जिसको हिनयान भी कहते हैं, जिसको अशोक फॉलो करता था। फर्स्ट AD आते आते बुद्धिज़्म में भी चेंज हो गया, बुद्धिज़्म भी महायान बुद्धिज़्म बन गया, जो काफ़ी हद तक हिंदुइज़्म, मेन स्ट्रीम हिंदुइज़्म के साथ मिल जाता था। तो ये चेंजेस हुए। उसके बाद एक मेजर चेंज आया 700 AD में, जब इंडिया में पहली बार मंदिरों का निर्माण हुआ।
आजकल हम समझते हैं हिंदुइज्म मतलब मंदिर, मगर मंदिर बहुत ही रीसेंट इवेंट है। हिंदुइज्म यहाँ से शुरुआत हुआ था हिंदुइज्म का, यहाँ तक कोई मंदिर नहीं था हिंदुइज्म में। यहाँ से अगर आप देखें मंदिरों की शुरुआत ये आखिर के जो 1200-1300 साल हैं इसमें मंदिरों की रचना की जाने लगी। देखिए मंदिरों का ऐसा था कि मंदिर का जिक्र तो काफ़ी टाइम पे आता है। अगर आप 200-300 BC में जाएं, वहाँ पे चाणक्य थे, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र में भी उन्होंने मंदिरों का जिक्र किया। इसी टाइम पे महाभारत रामायण भी लिखा गया, वहाँ पे भी मंदिरों का जिक्र था। पर उस वक्त शायद मंदिर होते हों पर वो पेरिशेबल मटेरियल के बनते होंगे, शायद लकड़ी के बनते होंगे या सॉफ्ट ईंटों के, ब्रिक्स के बनते होंगे, जो आज हमें देखने को नहीं मिलते। आजकल जो हमें मंदिर देखने को मिलते हैं पुराने मंदिर, उनकी शुरुआत 5th-6th सेंचुरी से हो गई थी। पर प्रॉपर मंदिर जो हिंदू मंदिर का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें मंडप होना चाहिए, गर्भगृह होना चाहिए, शिखर होना चाहिए, आमलक होना चाहिए, कलश होना चाहिए, ये प्रॉपर मंदिर का स्ट्रक्चर 700 AD से बनने लग गया था। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि 5th सेंचुरी में एक बहुत बड़े स्कॉलर इंडिया में पैदा हुए थे, उनका नाम था वराह मिहिरा। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, जो बोलते थे सच हो जाता था। एस्ट्रोलॉजी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में वो बेजोड़ है। जितनी भी हम एस्ट्रोलॉजी के साइंस देखते हैं ना, ये जो वृश्चिक राशि, मकर राशि, तुला राशि, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए थे। तो वो पॉलीमैथ थे एक किस्म के। पॉलीमैथ मतलब जो हर फील्ड में वो जीनियस थे एक तरीके से, जैसे लियोनार्डो डा विंसी थे उस टाइप के। वो इंडिया में रहते थे आज से 1300 साल पहले, मगर फ्लुएंट ग्रीक बोला करते थे। ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक फिलॉसफी भी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट किया उन्होंने संस्कृत में। उनका जो सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो था बृहत संहिता। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बृहत संहिता। उसमें एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं, वेदर की बातें हैं, क्लाइमेट के बारे में बात किया था, बारिश कैसे होगी, विंड कैसे चलते हैं, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज के बारे में उन्होंने लिखा था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था टेम्पल आर्किटेक्चर या बेसिक बिल्डिंग आर्किटेक्चर के बारे में उन्होंने बहुत बात किया था कि टेम्पल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या फिर कोई बिल्डिंग होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, किस तरफ फेस होना चाहिए, कि उसके जो इंटीरियर्स है वो कैसे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बृहत संहिता में लिखी थी टेम्पल आर्किटेक्चर के सब सेक्शन में। उस सब सेक्शन को आज हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये वराह मिहिरा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन कल्चर में। और वास्तुशास्त्र वो तो पहले भी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में या फिर बिल्डिंग आर्किटेक्चर में आपको वेदों में भी कुछ कुछ मिलेगा, कुछ उपनिषदों में भी मिलेगा, मगर उसको अच्छे से कंपाइल करके एक बुक में लाने का काम वराह मिहिरा ने किया। और जिस वजह से टेम्पल आर्किटेक्चर को एक बूस्ट मिला इंडिया में, जो राजा रजवाड़े थे उन लोगों ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दिया उनके इस वराह मिहिरा के वास्तुशास्त्र के बाद। तो अब इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स खुलने लग गए थे 700 AD से, क्योंकि ये एक तरीके से कंपटीशन भी हो गया था कि एक राजा ने एक टेम्पल बनाया तो दूसरे को भी लगा यार मेरे को भी और बड़ा बनाना है, तीसरे को लगा मेरे को और बड़ा बनाना है। इस तरीके से टेम्पल्स का एक तरीके से कंपटीशन की वजह से पूरे इंडिया में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लग गए थे 700 AD से। तो कोई अगर आपसे कहे, किसी आप टूरिस्ट स्पॉट में घूमने गए और कोई टूरिस्ट गाइड अगर आपसे ऐसे बोले कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है, तो ये रबिश है, बकवास है। कोई मंदिर ऐसा नहीं है। मंदिर मेनली 1200-1300 साल पहले बनने लग गए थे। जो बड़े मंदिर आप देखते हो जैसे खजुराहो में है ना, खंडरिया महादेव है, वो लगभग 1000 साल पुराना है। जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो ऑलमोस्ट 860-850 साल पुराना है। ठीक है, तो उसके बाद टेम्पल्स पे हमारा ज़्यादा जोर गया। हिंदू रिलीजन जो था वो टेम्पल के चारों तरफ ही इर्द गिर्द उसमें घूमने लगा। एम्पायर्स, सिटीज़, वो सब टेम्पल सिटीज़ बनने लग गई थी। तो फिर से एक तरीके से जैसे यहाँ पे यज्ञ और रिचुअल्स को लेके बहुत ज़्यादा राजा लोगों ने अपना दिमाग, अपना पैसा उसमें लगा दिया था, इसी तरीके से टेम्पल्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस
इंपॉर्टेंस मिलने लगा। रिलीजन पूरा जो था टेम्पल के इर्द गिर्द घूमने लग गया था। टेम्पल बनाता था, जो अमीर था रिलीजन उसी को फेवर करता था, जो गरीब व्यक्ति था या जो लोअर कास्ट का था उसको ना टेम्पल में घुसने दिया जाता था और ना उसकी कोई इम्पोर्टेंस थी सोशल हायरार्की में। तो जैसे यहाँ पे लोग परेशान होकर श्रमण मूवमेंट चालू किया, एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होने लगा, वुमेन्स को डिप्राइव किया जाने लगा, तब इससे परेशान होकर भक्ति मूवमेंट चालू होता है। ये भी एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। यहाँ पे भी बहुत सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया, जैसे रामानंदा थे, गुरु नानक थे, कबीर थे, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास। ऐसे लोग भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े टेम्पल्स, ये एलैबोरेट रिलीजन का जो एलैबोरेट डिस्प्ले है, इससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति सिर्फ आंख बंद करके भगवान का नाम लेने में ही भगवान की सारी भक्ति है। तो ये एलैबोरेट रिचुअल्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट चालू हुआ और उसके बाद फिर ये चलता रहा। ब्रिटिश टाइम्स तक बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स तब भी काम कर रहे थे और उसके बाद तो अभी का आपको पता ही है। तो आप देख सकते हो हमारी जो इंडियन कल्चर है, जो रिलीजियस हिस्ट्री है, जो कल्चरल हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे इवॉल्व होते होते यहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो ये बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो वैदिक पीरियड में इतना ही होगा, 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इसको वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो इसी में हम समझेंगे कि वैदिक पीरियड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, लेट वैदिक पीरियड में क्या था, आर्यंस जो आए थे उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और वैदिक पीरियड का जो सबसे बड़ा पहचान है वो है वेद। वेदों को निर्माण किया गया था वैदिक पीरियड में, इसीलिए इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। तो वेदों का क्या इंपॉर्टेंस है, वेदों में क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आगे के वीडियो में, इसी सीरीज़ के वीडियो में। आई होप आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लगा और समझ में भी आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम समझेंगे आर्यंस के बारे में, उनके पास वो साथ में ऐसे क्या लेकर आए थे जो इंडिया में इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो पाए। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।